अपनी मां का इंट्रोगेशन कंप्लीट करने के बाद ऋषि अभी भी वहीं बैठा हुआ था। कोई भी उसे देखकर बता सकता था कि वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि उसे ये केस जल्दी से जल्दी सॉल्व करना था। उसने कुछ सोचा और वो पुलिस स्टेशन से बाहर निकल गया। ऋषि को बाहर आते देख सारे रिपोर्टर्स उसकी तरफ अपना माइक लेकर भागने लगे। ऋषि सर, आखिर क्या अपडेट दिया आपकी मदर ने? क्या उन्होंने उन 11 लोगों में से किसी एक को भी आइडेंटिफाई किया? क्या आप उनमें से किसी का भी नाम या फोटो रिवील करेंगे, या ये सिर्फ एक मिस्ट्री ही रहेगी? और क्या अमित को लेकर कुछ और अपडेट है जिसके लिए आप अभी बाहर जा रहे हैं? रिपोर्टर्स ऋषि से सवाल करने लगे, लेकिन उसने किसी को भी कोई जवाब नहीं दिया और वो अपनी जीप में कांस्टेबल कावड़े के साथ बैठकर वहां से चला गया। कुछ ही देर में ऋषि की जीप अमित के घर के बाहर रुकी। वहां पर भी रिपोर्टर्स की भीड़ लगी हुई थी। साथ ही वहां कांस्टेबल्स भी खड़े हुए थे, जो आम लोगों और रिपोर्टर्स को घर के अंदर जाने से रोक रहे थे। ऋषि सबके बीच में से होते हुए घर के अंदर चला गया और कावड़े ने उसे फॉलो किया। कावड़े, किसी भी कांस्टेबल को अंदर आने मत देना और तुम मेरे साथ चलो। कावड़े को ऋषि की आवाज में वही फ्रस्ट्रेशन फील हो रही थी, लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया। वो तुरंत बाहर गया और कांस्टेबल्स को ऋषि का मैसेज देकर वापस आ गया। तब ऋषि और कावड़े दोनों अमित के बेडरूम की तरफ जाने लगे। बेडरूम के अंदर घुसते ही कावड़े ने वहां की कंडीशन देखी और कहा, लगता है इधर बहुत ही बड़ा लोचा हुआ है साहब। नीचे लाशें और ऊपर ऐसी हालत। बहुत बड़ा साइको है ये आदमी। साइको तो है कावड़े, लेकिन ये साइको आगे कुछ करे इसके पहले हमें इसे पकड़ना होगा। तुम इस कंडीशन को देखो और फिर इसे। इतना कहकर ऋषि उस दीवार की तरफ बढ़ा जिसमें बुलेट होल था और उसे देखकर उसने कावड़े से कहा, मुझे इस बुलेट का सीक्रेट अभी भी समझ नहीं आ रहा। आखिर जब उसने 11 लोगों को नीचे गोली मार दी, तो फिर ये एक गोली यहां क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने कुछ और भी करने की कोशिश की हो, लेकिन हम उसे फिगर आउट नहीं कर पा रहे। ये केस जितना दिखता है उससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हमें मर्डर वेपन्स वाली गन मिली? नहीं साहब, सबने ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो गन नहीं मिली और ना ही कोई फिंगरप्रिंट्स। उस आदमी को पता था कि उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसलिए उसने सब जगह से अपने निशान मिटा दिए। जब ऋषि ने यह स्टेटमेंट सुना तो उसने कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। वो अभी भी उस होल की तरफ ही देख रहा था। तब अचानक से उसका फोन बजने लगा, जिसमें एक अननोन नंबर था। ऋषि ने पिक करते हुए कहा, हेलो, सब इंस्पेक्टर ऋषि मेहता स्पीकिंग। हेलो ऋषि सर, मैं अश्वनी बोल रहा हूँ। मुझे अमित के बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। अमित का नाम सुनकर ऋषि की आंखें चौड़ी हो गईं और उसने फोन को स्पीकर पर स्विच कर दिया। जी कहिए, मैं सुन रहा हूं। ऋषि सर, आप जिस आदमी के पीछे पड़े हैं वो वैसा नहीं है जैसा मीडिया में बता रहे हैं। उस आदमी ने मेरे पापा के 8 साल पुराने पेंडिंग मर्डर केस को सॉल्व करने में हमारी मदद की थी, और वो कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। आप उसे कुछ मत करिए, वो मर्डरर नहीं है। जब ऋषि ने इस बात को सुना तो जैसे उसका पूरा फ्रस्ट्रेशन एक साथ बाहर निकला और उसने चिल्लाते हुए कहा, अब तुम डिसाइड करोगे कि कौन मर्डरर है और कौन नहीं। तुम हो कौन यार, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फोन लगाने की? सुबह से 25 बार ऐसे ही कॉल अटेंड कर चुका हूं। अमित ने ये नहीं किया, वो ऐसा नहीं कर सकता, ऐसा होता ही नहीं है। ये सारी बातें सुन सुनकर थक गया हूं मैं। मुझे मेरा काम मत सिखाओ। अब अमित इनोसेंट प्रूव हो उस दिन बात करना, और आइंदा फोन लगाया तो तुम्हें झूठे केस में अंदर कर दूंगा, और अपने जितने भी साथी हैं उन सबको इस बारे में बता देना। इतना कहकर ऋषि ने फोन कट कर दिया। कावड़े को अब समझ आ गया था कि ऋषि इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों दिख रहा है। तब ऋषि गुस्से में वहां से बाहर निकला और कावड़े भी उसके पीछे पीछे चला गया। जहां लोग ऋषि को बार बार फोन लगाकर अमित की स्टोरी बता रहे थे,
वहीं दूसरी ओर जब श्रुति ने अमित की पूरी स्टोरी सुनी थी तो वो थोड़ी शॉक्ड थी। तब उसने अमित से पूछा, फिर क्या हुआ अमित? जब मैंने उन लोगों को देखा तो मैं विश्वास नहीं कर पाया। एक सेकंड के लिए लगा जैसे मैं कोई सपना देख रहा हूं, लेकिन वो सपना नहीं था। मैं धीरे धीरे चलता हुआ उनके पास गया। सबके सर में एक गोली थी और उनकी आंखें ऊपर सीलिंग की तरफ। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी चीज को देख रहे थे। मैंने पहले भी मर्डर्ड बॉडीज को देखा है, लेकिन ये वाला सीन ज्यादा हॉरिफिक था क्योंकि ये मेरे सामने मेरे घर में था। मैं अपने सेंसेस खोता इससे पहले मैंने चीजों को कंट्रोल करने के बारे में सोचा। मैं कुछ भी करके उन बॉडीज को कहीं ले नहीं जा सकता था और ना ही उनको हाइड कर सकता था। बारिश बंद हो गई थी और हल्की रोशनी सुबह का इंडिकेशन दे रही थी। तब मैं अपने काम पर लग गया। मैंने सबसे पहले हर उस जगह से अपने फिंगरप्रिंट्स मिटा दिए जहां कल रात को मैंने हाथ लगाया था। फूड पैकेट का रैपर अपनी जेब में रख लिया, लेकिन मैंने अपना बेड सही नहीं किया। मुझे पता है कि पुलिस दीवार में लगे उस बुलेट होल को इन्वेस्टिगेट करेगी और अगर उन्हें वहां सब कुछ नॉर्मल दिखता तो मेरा केस वीक हो जाता। मैंने बस गन को अपने पास रखा और मैं पीछे के रास्ते से कोट और हैट पहनकर वहां से निकल गया। एक सेकंड, तुम इतनी आसानी से बाहर निकल गए और किसी ने तुम्हें देखा भी नहीं? मुझे ना कुछ गड़बड़ लग रही है अमित। सच कहूं तो तुम्हारी स्टोरी धीरे धीरे अनबिलीवेबल और कवर अप स्टोरी टाइप की लग रही है। जब अमित ने श्रुति की बात सुनी तो उसे थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन उसे यह पता था कि वो श्रुति के अलावा किसी पर ट्रस्ट नहीं कर सकता। यही बात सोचकर उसने अपनी कोट की इनसाइड पॉकेट से गन को निकाला और उसे पास ही में रखी टेबल पर रख दिया। श्रुति अब उस गन को देख रही थी। तब अमित ने कहा, यह वो गन है जो मैंने वहां से पिक की थी। तुम देख सकती हो उसे। इसमें कोई भी बुलेट्स नहीं है और ना ही मुझे झूठ बोलना पसंद है। मेरे घर के पीछे के रास्ते के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। उसे मैं सिर्फ केसेस पर जाने के लिए यूज करता हूं और इसीलिए कोई मुझे देख नहीं पाया था। श्रुति अभी भी उस गन को देख रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस बदल गए थे, जिससे अमित को थोड़ा रिलीफ हो गया था कि श्रुति उसकी बातों पर विश्वास कर रही है। तब श्रुति ने कहा, फिर क्या हुआ? फिर क्या होना था? मुझे पता था कि शहर में एक तुम ही हो जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूं और इसीलिए मैं यहां आ गया। जब यहां पहुंचा तो गेट लगा हुआ था, पर मुझे मालूम था कि तुम कीज कहां रखती हो और मैं अंदर बैठ के आराम से रिलैक्स करने लगा। मैंने गन को टेबल पर रख दिया और तुम्हारे आने का इंतजार करने लगा, लेकिन तुमसे पहले ये तुम्हारा कजन आ गया। इतना कहकर अमित ने जॉन्टी की तरफ इशारा किया, जो एक कोने में बैठा हुआ इतनी देर से अमित और श्रुति की कॉन्वर्सेशन सुन रहा था। उसने अपने सर पर एक आइस पैक रखा हुआ था, जिससे वो वहां हो रही स्वेलिंग को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। तब अमित ने कहा, मैंने इसे एक्सपेक्ट नहीं किया था और ना ही इसने मुझे। इसलिए जब इसने मुझे और फिर इस गन को देखा तो इसे लगा कि मैं यहां चोरी करने आया हूं। इससे पहले कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाता, इसने मुझ पर अटैक कर दिया। लेकिन ये नहीं जानता था कि मैं कौन हूं और क्या कर सकता हूं, इसलिए ये हार गया। बट इसे ये चोट लग गई और ठीक उसी वक्त तुम एंटर हो गई। तब फिर मैंने इस गन को वापस रख दिया और हम दोनों भी दूर हो गए। उसके आगे की कहानी तुम्हें पता ही है। अच्छा, अब मैं समझी कि जब मैं अंदर आई तो जॉन्टी ऑलमोस्ट बेहोश क्यों होने वाला था और तुम उसके ऊपर क्यों बैठे हुए थे। हाँ दीदी, बिल्कुल सही समझा आपने। लेकिन मुझे अमित की पूरी स्टोरी सुनने के बाद भी एक चीज समझ नहीं आई कि आप दोनों का रिलेशन क्या है। अमित को क्यों पूरे शहर में सिर्फ आप पर ही भरोसा है? क्योंकि अमित और मैं एक दूसरे को 6 साल से जानते हैं और हम रिलेशनशिप में भी रह चुके हैं। हम दोनों ही डिटेक्टिव वर्क में इंटरेस्टेड थे, इसलिए हमने एक एकेडमी ज्वाइन की थी और वहाँ ही सारी टेक्निक सीखी थी। वहाँ से क्वालिफाई होने के बाद हम दोनों ने साथ में कुछ केसेस पर भी काम किया और इसीलिए हमारा बॉन्ड अच्छा हो गया था। तब हमें एक बार सीबीआई की तरफ से ऑफर आया था कि हम उनके लिए एजेंट्स बन जाएं।
मैंने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अमित बस प्राइवेट डिटेक्टिव बनना चाहता था, इसीलिए हमारे रास्ते अलग हो गए। जब श्रुति ने अपनी बात कंप्लीट की तब वो अमित की तरफ ही देख रही थी। उसकी आंखों में थोड़ा गुस्सा था, लेकिन वो उसे कंट्रोल कर रही थी। वहीं जब अमित ने श्रुति की स्टोरी को सुना तो बिना कुछ कहे ही अपनी नजरें झुका ली। तब श्रुति ने अमित से पूछा, इन सब में मुझे एक चीज अभी भी समझ नहीं आ रही अमित। आखिर क्यों तुम वापस आ गए? क्या तुम अपनी उस जिंदगी से खुश नहीं थे? तुम अगर नहीं आते तो शायद ये सब कुछ होता ही नहीं। ना तुम्हें प्रॉब्लम होती, ना ही मुझे। श्रुति की बात सुनकर अमित ने अपनी नजरें उठाई और उसकी तरफ देखा। उसका गुस्सा और भी बढ़ गया था, लेकिन श्रुति के सवाल को सुनकर इस बार अमित को फ्रस्ट्रेशन की फीलिंग ने पूरी तरह घेर लिया था। और तब उसने चिल्लाकर कहा, क्योंकि मैं थक गया था मैं भाग कर अपने पास से लड़ कर चीजों को सॉल्व करते करते। हर जगह जाता था तो वही सोचता था जो मेरे साथ पहले हुआ था, और बस उससे दूर भागने के लिए ये सब कर रहा था मैं। लेकिन जब ये लास्ट केस कंप्लीट किया तो मुझे समझ आया कि 8 साल पहले जो भी हुआ था मैं उसे बदल नहीं सकता। चाहे कितनी भी कोशिश कर लूं, कुछ नहीं बदलने वाला। और इसीलिए मैं बस एक आराम की जिंदगी जीने के लिए यहां आया था। पर मुझे पता नहीं था कि ऐसा होगा, वरना मैं यहां कभी नहीं आता। अमित की बात सुनकर श्रुति को अपना जवाब मिल गया था, और तब उसने अमित से बस एक ही सवाल पूछा, पर अब तुम क्या करने वाले हो? तुम्हें अब आराम नहीं मिल सकता, है ना? मुझे पता है कि तुम किसी केस में इन्वॉल्व हो जाओ तो उसे पूरा करके ही छोड़ते हो, लेकिन इस बार चीजें अलग हैं अमित। अगर इस बार तुम भाग गए तब ही बच सकते हो। नहीं श्रुति, तुम गलत हो, बिल्कुल गलत। मैं अगर भाग गया तो शायद मैं तो बच जाऊं, पर एक बार उन लोगों के बारे में सोचो जो मेरे घर में थे। पुलिस ने अभी तक उनका नाम और फोटो रिवील नहीं किया है। इसका मतलब कुछ हो सकता है, और मैं नहीं चाहता कि ऐसे केस को छोड़कर मैं कहीं भी जाऊं। अगर मुझे पुलिस अरेस्ट कर भी ले तो मुझे उन लोगों को जस्टिस दिलवाना है। मेरी लाइफ से ज्यादा मुझे वो प्यारे हैं, और चाहे कुछ भी हो जाए उन 11 लोगों को जस्टिस जरूर मिलेगा। यह गेम भले ही उस आदमी ने शुरू किया था, लेकिन इसे खत्म मैं करूंगा।